हेलो स्टूडेंट। आज हम साना साना हाथ जोड़ी आपका यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे जो मधु कांकरिया के द्वारा रचित है। इस पाठ में लेखिका ने जो शहर की भागम भाग भरी जिंदगी, जो उबाऊ ऊब से बचने के लिए हम दूरस्थ यानी दूर स्थित स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं, तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया है कि जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे की हिमालय यात्रा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर लेखिका ने सिक्किम में जो गंगटोक जगह है उसका वर्णन किया है। लेखिका को गंगटोक शहर सुबह सुबह और शाम और रात हर समय बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की जो रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका को सम्मोहित कहती है, अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत होती है। लेखिका ने यहाँ एक नेपाली युवती से प्रार्थना के बोल सीखे थे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दौ प्रार्थना है, हमरो जीवन तिम्रो कोसैली, जिसका कि हिंदी रूपांतर इस प्रकार है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आपने देखा होगा किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए या प्रातःकाल में हम सब ईश्वर की वंदना करते हैं, तो यहाँ पर भी लेखिका ने यही भाव दिखाया है कि जो नेपाली स्त्री है वो अपनी प्रार्थना कर रही है। यहाँ पर कंचनजंगा के दर्शन की प्रतीक्षा की गई है। लेखिका ने सुबह सुबह लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था। जैसे ही उनकी आँख खुली वहाँ बालकनी की ओर भागी, क्योंकि उन्हें लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से कंचनजंगा दिखाई देती है, यानी जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, वो दिखाई देती है। उस सुबह मौसम अच्छा होने के बाद भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण लेखिका को कंचनजंगा दिखाई नहीं दी, किंतु सामने तरह तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे यानी बहुत रंग बिरंगे उनको फूल दिखाई दिए। तो यहाँ पर जब भी आप किसी भी जगह पर आप जाते हैं घूमने के लिए पहाड़ों पर, तो वहाँ का जो व्यू होता है, वहाँ का जो दृश्य होता है, वो बरबस ही आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और वहाँ की जो प्राकृतिक छटा है, जैसे रंग बिरंगे फूल हैं, वो कुदरत ने यानी ईश्वर ने ऐसे रंगों से रंगा है कि हम चाह कर भी वैसे रंगों में, वैसे फूलों में रंग नहीं कर सकते। वहाँ पर क्या है, बौद्ध पताकाओं का युमथांग में बहुत महत्व है, क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। लेखिका के साथ चल रहे ड्राइवर कम गाइड जो उनको घुमा रहे थे, जो गाइड थे, जो उनका गाड़ी का ड्राइवर भी था, उसका नाम था जितेन नागे। उसने बताया कि यहाँ के सारे रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्थान दिखाई दिया जहाँ पर कतार में सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ दिखाई दे रही थी। तो जितेन नागे ने उन्हें बताया कि ये बुद्ध की ही बहुत मान्यता है, यानी यहाँ पर बौद्ध धर्म को ज़्यादा लोग मानते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं और उन्हें उतारा नहीं जाता, वो अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। और यदि कोई शुभ कार्य किया जाता है तो वहाँ पर जगह जगह रंगीन पताकाएँ फहराई जाती हैं। तो ये वहाँ की लोगों की मान्यता है। वहाँ पर एक कीवी लॉन्ग स्टॉक है, यानी थोड़ा सा जब वो आगे चले तो उनको कभी लॉन्ग स्टॉक स्थान आता है, जिसे देखते ही जितेन बताते हैं कि यहाँ कौन सी पिक्चर की शूटिंग हुई, गाइड पिक्चर की। इसी स्थान पर तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेल से कुंजेतक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, यानी
दोनों में संधि हो गई थी, यानी मित्रता हो गई थी, और उन्होंने उस मित्रता पत्र पर, संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तथा उसकी याद में यहाँ पर एक पत्थर स्मारक के रूप में भी है, यानी एक प्रतीक चिन्ह है जो कि उस समय की उसको दर्शाया गया है। लेखिका को एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है जिस पर नार्गे उन्हें बताते हैं कि यह है क्या है, धर्म चक्र है। इसे लोग प्रेयर व्हील भी कहते हैं। इसके विषय में यह मान्यता है कि इससे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने पर क्या होते हैं, पाप धुल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वहाँ पर भी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो प्रेयर व्हील को हिलाते हैं, तो जिस चक्र को चलाते हैं जिससे कि पाप धुल जाते हैं। प्राकृतिक जो सुंदरता है, जब वो आगे चलते हैं तो उन्हें बाजार, बस्तियाँ, लोग पीछे छूटने लग जाते हैं और कहीं कहीं स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम कार्टन ढोते हुए बोने से बहादुर नेपाली मिल रहे थे। ऊपर से नीचे देखने पर मकान बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। अब उन्हें रास्ते क्या लग रहे हैं, वीराने, यानी जब बस्तियाँ, घर और बाजार पीछे छूट गए तो रास्ते क्या हो गए हैं, बिल्कुल एकांत हो गए हैं, सकरे यानी बहुत कम चौड़े हो गए हैं और वो जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी भी हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं तो क्या होते हैं, वहाँ जो रास्ता होता है वो गोल गोल घूमता है, तो वो यहाँ पर लेखिका ने जलेबी की तरह घुमावदार बताया है। हिमालय विशालकाय होने लगा था। कहीं पर्वत शिखरों के बीच दूध की धार की तरह झरझर नीचे गिरते हुए जलप्रपात दिखाई दे रहे थे, तो कहीं चांदी की तरह चमक मारती तीस्ता नदी जो सिलीगुड़ी से ही लगातार लेखिका के साथ चल रही थी, उनको बहती दिखाई दे रही थी। अब जीप सेवन सिस्टर वाटरफॉल नामक स्थान पर रुकी जहां एक विशाल और सुंदर झरना दिखाई दे रहा था। सैलानियों ने कैमरे से उस स्थान को अपने अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया था। लेखिका यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई कि उनका दिल वहाँ से जाने को नहीं करता। तो स्वाभाविक है, सबका मन ऐसे ही अनायास प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में लग जाता है। प्रकृति और पर्यावरण, यानी जो वहाँ का हिमालय की रंग बिरंगी जो चोटियाँ नए नए रूपों में दिखाई दे रही थी, वो अब अचानक बादलों के छा जाने पर ढक जाती हैं। धीरे धीरे धुंध की चादर के छट जाने पर उन्हें दो विपरीत दिशाओं से आते छायादार पहाड़ दिखाई दिए, जो वह अपने श्रेष्ठतम रूप से उनके सामने थे। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं पर है। वहाँ पर लिखा था थिंक ग्रीन, जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कह रहा था। लेखिका वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से इतना प्रभावित होती है कि जीप के कुछ देर वहाँ रुकने पर वह थोड़ी दूर तक पैदल चलती है और वहाँ के सौंदर्य को निहारने लगती है। उनकी यह मुग्धता पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थरों को तोड़ने की आवाज़ से टूट जाती है। यानी वहाँ पर जो स्त्रियाँ थी वो सड़क को बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ती हैं। तो यहाँ उनके मन में आया, भूख, मौत और जीवन की जंग में शामिल स्त्रियाँ, जो वहाँ की पहाड़ी स्त्रियाँ हैं, यानी जो कठिन परिश्रम कर रही थी वो अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन ऐसे दुर्गम स्थानों पर उन्हें अपने मौत और अपने जीवन के जो युद्ध था उससे लड़ना पड़ रहा था। तो लेखिका को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर तथा प्राकृतिक स्थान पर भी भूख और मौत, जीवित रहने की जंग चल रही है। वहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन करने वह जा रही हैं, यह सब उन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा है। यह काम कितना खतरनाक है कि जरा भी ध्यान चूका तो मौत निश्चित है। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर
सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड उन्होंने पढ़ा था, जिसमें लिखा था एवर वंडर्ड हु डिफाइन दैट टू बिल्ड दीज रोड। इसका अनुवाद है कि आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठलाया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस देती हैं। जब जीप और ऊंची पहाड़ी पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जितेन ने उन्हें बताया कि यहाँ तराई में ले देकर एक ही स्कूल है जहाँ 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई के लिए। और ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं। मवेशी कहते हैं यानी जो भैंसें होती हैं, दूध देने वाले जानवर जो होते हैं, और पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों की भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। यानी वहाँ पर सभी को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। युमथांग पहुँचने के लिए लायोंग में जिस मकान में लेखिका व उनके सहयात्री ठहरे थे वह तीस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा बना मकान था। वहाँ का वातावरण देखकर उन्हें लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख, शांति, पेड़ पौधे, पशु सभी कुछ दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति के साथ में खिलवाड़ करके अक्षम्य यानी जिनका अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है ऐसा अपराध किया है। आप भी देखते हैं कि जो मनुष्य ने, विज्ञान ने तरक्की की है, लेकिन उसी के वशीभूत हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, जिसका परिणाम क्या है आप देख ही रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समय से वर्षा नहीं होती है, बारिशें होती हैं कहीं पर इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाए। तो ये सब क्या है, हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। लायोंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। वहाँ के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। लेखिका सुबह अकेले ही पहाड़ों की बर्फ़ देखने निकल जाती है, परंतु वहाँ जरा भी बर्फ़ नहीं थी। लायोंग में एक सिक्किमी नवयुवक उन्हें बताते हैं कि प्रदूषण के चलते यहाँ पर बर्फ़बारी लगातार कम होती जा रही है। बर्फबारी देखने के लिए लेखिका अपने सहयात्रियों के संग लायोंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कटाओ नामक स्थान पर जाती हैं। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। कटाओ जाने का मार्ग बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही कठिनाइयों से भरा है। सभी सैलानियों की सांसें रुकी जा रही थी। रास्ते धुंध और फिसलन से भरे थे, जिनमें बड़े बड़े शब्दों से चेतावनियाँ लिखी थी, यानी साइड में नोट चेतावनी लिखी थी सावधानी बरतने के लिए। इफ़ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो इस तरह की क्या थी, चेतावनियाँ लिखी थी वहाँ पर। कटाओ जो था, जब लेखिका कटाओ पहुँची तो रास्ते में दूर से ही उन्हें बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे थे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया, यानी वो बर्फ़ से ढके हुए तो सफ़ेद रंग के थे या फिर साबुन के चारों ओर फैला दिए हैं। सभी यहाँ पर बर्फ़ पर कूदने लगे थे, क्योंकि हम प्लेन वालों के लिए तो ये सब क्या है, एक अद्भुत नज़ारा है जो लेखिका उसका आनंद उठा रही थी। लेखिका को लगा शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं वो एकांत में ही इन सब वेदों की रचना की है। तो ये लेखिका के मन में अनायास ही विचार आया कि जीवन के गहन सत्यों को उन्होंने खोजा होगा। लेखिका की मित्र जो थी वो मणि एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जलस्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से इंतज़ाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ़
पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाते हैं। यानी प्रकृति का भी कितना नायाब तरीका है कि वो कैसे जल का संचय करती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय करने की। अब थोड़ा आगे और चलें तो वहाँ से आगे बढ़ने पर उन्हें मार्ग में इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ दिखाई देती हैं। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी, तो उसने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। यानी कितना सार्थक उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग की हिफाजत के लिए हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। थोड़ी दूर एक फौजी छावनी पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेखिका को भारतीय सैनिकों को पर बहुत गर्व होता है। वह सोचने लगती है कि जो हिंदी मंथ हैं पौष और माघ के महीनों में जब पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, यानी इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो हर चीज़ क्या हो जाती है, बर्फ़ बन जाती है। उस समय में भी ये सैनिक हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो युमथांग की घाटियों में ढेरों प्रियुता और रोडेंड्रो के फूल खिले हुए, यानी यहाँ पर फूलों के नाम है प्रियुता और रोडेंड्रो। जितेन उन्हें बताते हैं कि अगले 15 दिनों में पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी। लेखिका युमथांग में चिप्स बेचती हुई युवती से पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो? वह युवती उत्तर देती है, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत प्रसन्न हैं। जब लेखिका तथा उनके साथी जीप में बैठे रहते थे तब एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। लेखिका की साथी मणि बताती है कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस लौटते हुए जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और उस स्थान पर जिस स्थान पर चावल छिटके थे वहाँ चावल की खेती होती है। खेदुम का महत्व जो है, खेदुम क्या है, जितेन उन्हें बताते हैं कि 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नामक एक स्थान पर देवी देवताओं का निवास है। वो एक जगह का नाम है जहाँ पर देवी देवताओं का निवास है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि जो यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखिका के पूछने पर भी क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, तो वह उत्तर देते हैं, नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं। यानी जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं उनको हमें गंदा नहीं करना चाहिए। जितेन युमथांग के विषय में एक जानकारी और देते हैं कि जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को ही यहाँ रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आज भी यहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेखिका सोचती है कि नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है और शायद मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नया सौंदर्य है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे जो गंतोक है वो आगे बढ़कर जब जा रही हैं तो हिमालय का जो दृश्य है, वहाँ के जो स्थल हैं वो कितने दर्शनीय हैं। तो ये साना साना हाथ जोड़ी पाठ में आपने पढ़ा। आज हम इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।